बराबरी का जो भी मतलब लगाते हों, ज़्यादातर लोग इसका गलत मतलब लगाते हैं। इस वजह से हम कानून को पढ़ते हुए, संविधान को पढ़ते हुए इसका सही मतलब सीखेंगे कि बराबरी का सही मतलब क्या है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि साहब मेरे पास 2 रोटी, मेरे पास 100 रोटी हैं और 100 लोग हैं, तो मैं सबको एक एक रोटी दूंगा, तो ये बराबरी है। मैंने उनसे कहा कि साहब ये बराबरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं बहस उस आदमी के सामने करूंगा जो कि काबिल आदमी होगा, इस बात का जजमेंट कर सकता है क्या आपकी बात सही है या नहीं है। जबकि ये सही सिद्धांत नहीं है कि 100 रोटी हैं और 100 लोग हैं तो एक एक सभी को बराबर दे दी जाए। ये अपने आप में बराबरी का सिद्धांत नहीं है। बहरहाल, तो हम जो बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इक्वलिटी या बराबरी का जो मतलब समझते हैं और जो मतलब होना चाहिए वो क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार या समता के अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 14 के साथ साथ बराबरी के अधिकार का एक चैप्टर है पूरा, जो कि 14 से लेके 18 तक जाता है, और ये बताता है कि आर्टिकल 14 तो जनरल सिद्धांत बताता है, एक सामान्य सिद्धांत बताता है इक्वलिटी का, कि सामान्यतः इक्वलिटी का मतलब क्या है, जनरली सामान्य तौर पे जो सभी पे लागू होगा। लेकिन कुछ खास मामलों में इक्वलिटी का मतलब, खास मामलों से यहाँ पे मतलब है कि राज्य या कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश, उसके वंश के आधार पर, खानदान के आधार पर, जाति, उसकी जाति के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर, वो मेल है फीमेल है, थर्ड जेंडर है, इसके आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म स्थान है कहाँ का है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये बात आर्टिकल 15 में ख़ास तौर पे राज्य को निर्देशित किया गया है संविधान के द्वारा कि आप किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश, खानदान, वंश के आधार पर, उसकी जाति, उसका लिंग, उसका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये 15 में, उसी तरह से 16 में भी ऐसे ही है कि सरकारी नौकरी में किसी खास आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर नौकरी मिल जाए, धर्म के आधार पर नौकरी मिल जाए, किसी खास एरिया का रहने वाला है हरियाणा का तो हरियाणा वाले को नौकरी मिल जाए। इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 17 खास तौर पे ये बताता है कि जो छुआछात है, अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसको मना किया जाता है, एबोलिश किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। और आर्टिकल 18 ये बताता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई ख़ास टाइटल नहीं देंगे कि ख़ास उसको उपाधि दे दी जाए और उसका वहाँ पर उस उपाधि की वजह से सम्मान बढ़ जाए। तो ऐसा करने से भी मना किया गया है कि ऐसा भी नहीं होगा कि किसी को ख़ास आप टाइटल देके उसको विशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर दें। तो ये 14 तो जनरल प्रिंसिपल है, और ये 15, 16, 17, 18 इसके खास जो है विशिष्ट उदाहरण है या विशिष्ट मामलों पर लागू होने वाले मामले हैं। तो देखिए आर्टिकल 14 में जो भाषा लिखी हुई है वेयर एक्ट में, वो ये लिखी हुई है, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में राज्य
किसी व्यक्ति के साथ विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण से मना नहीं करेगा। तो ये बताया गया है कि राज्य मना नहीं करेगा। राज्य को कहा गया है कि आप मना नहीं कर सकते कि किसी के साथ कानून के सामने बराबरी होगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। आप मना नहीं कर सकते कि सभी बराबर नहीं है। स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी मना नहीं करेगा कि कानून के समझ समता से, कानून के समझ बराबरी से राज्य मना नहीं करेगा, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से भी मना नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो कानून है उनको एक जैसे लोगों पे लागू करने से भी, उनका कानूनों का समान संरक्षण करने से भी मना नहीं किया जाएगा भारत में। ये इसका हिंदी में मतलब है। तो यहाँ पर इसका एक सीधा सा मतलब ये निकलता है, मैंने आपको जब प्रीएम्बल पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था प्रीएम्बल में कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, हैसियत या परिस्थिति की बराबरी और अवसर की बराबरी होनी चाहिए। बात है नहीं, परिस्थिति की बराबरी और अवसर की बराबरी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जब प्रीएम्बल पढ़ाया था तो उसमें लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है ना, लिबर्टी के बाद में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड प्रीएम्बल में आया था। तो आर्टिकल 14 जो इंश्योर करना चाहता है, जो सुनिश्चित करना चाहता है कानून बना के, वो ये करना चाहता है कि हैसियत की बराबरी हो, परिस्थिति की बराबरी हो, ठीक है ना, सभी लोग औकात में बराबर हों, सम्मान में बराबर हों और सभी को समान अवसर मिले, मौके सभी को बराबर मिले। आ जाएंगे हम बाद में, धीरे धीरे वहीं पे आ रहे हैं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो आर्टिकल देखिए 14 की जो बात है वो ये है कि आर्टिकल 15 से 18 तक जो मामले में फिट हो जा रहा है कोई मामला कि आपके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, आप आर्टिकल 15 के आधार पर मुकदमा दायर कर देंगे। आपके साथ जाति के आधार पर राज्य ने भेदभाव किया तो आप 15 के आधार पर मुकदमा दायर कर देंगे। आपके साथ सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया तो आप 15 के आधार पर मुकदमा कर देंगे। ये जनरल रूल है कि कहीं पे भी आपके साथ कोई भेदभाव इन आधारों पे हो रहा है तो आप मुकदमा कर देंगे 15 में। उसी तरह से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या सरकारी नौकरी में आपके साथ भेदभाव हो रहा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस, इन 7 आधारों पे अगर सरकारी नौकरी आपको नहीं दी जा रही है कि आप किसी खास धर्म के मानने वाले हैं, खास जाति के हैं, खास खानदान के हैं, आपका लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, या रेजिडेंस के आधार पर कि आप फला एरिया के रहने वाले हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, डिसेंट, तो इन आधारों पर आप 16 में सरकारी नौकरी में मुकदमा कर सकते हैं। उसी तरह से आपके साथ भेदभाव किया जाता है, अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता, तो आप 17 में मुकदमा कर सकते हैं। और 18 में टाइटल किसी व्यक्ति को कोई खास दे दिया गया है और टाइटल के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो आप मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जनरल जो प्रिंसिपल है, अगर इन मामलों में से किसी में नहीं आ रहा है, 15 से लेकर 18 तक कोई मामला नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप मुकदमा कहाँ करेंगे? फिर भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन वो भेदभाव ना तो धर्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, न लिंग के आधार पर, ना
डिसेंट, रेजिडेंस के आधार पे है। इन आर्टिकल्स में से किसी में नहीं आ रहा है तो फिर आप कहाँ पे मुकदमा करेंगे? आर्टिकल 14 में आप मुकदमा करेंगे। आर्टिकल 14 में वो मामला फिर फिट हो जाएगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ पर 1518 तक के जनरल प्रोविज़न ऑफ इक्वलिटी अप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक रेजिडुअरी आर्टिकल है, अवशेष कहते हैं इसको, कि कहीं भी नहीं आएगा तो फिर आप आर्टिकल में बराबरी मांगने का शुरुआत कर देंगे, बराबरी मांगने लगेंगे कि साहब मेरे साथ भेदभाव हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बारे में बताता है। और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आर्टिकल 14 तो ये मना करता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि साहब प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है या सुरक्षात्मक भेदभाव किया जा सकता है। यानी भेदभाव जो होगा वो सुरक्षात्मक होगा, नॉन प्रोटेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी को बचाने के लिए किसी के साथ भेदभाव करना। ठीक है ना? कोई कमज़ोर है और एक मजबूत है, दोनों लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, नेचुरल रूल है कि मजबूत तो जीत ही जाएगा। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ये कहता है कि कमज़ोर को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षात्मक भेदभाव कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेज डाउन करता है, बताता है दूसरी चीज़ के एफर्मेटिव एक्शन लिए जा सकते हैं, सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है ना? मैंने कह दिया सभी बराबर हैं और ये बच्चा कमज़ोर है। अब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, जो तेज़ बच्चे हैं, थोड़ा ठीक ठाक स्कूल से पढ़ के आए, वो तो सीख ही जाएंगे। अब ये बच्चा कमज़ोर है, ये तो नहीं सीखेगा। तो अफर्मेटिव एक्शन लेके स्टेट ये कर सकता है कि उसके लिए कुछ और सुविधाएं दे सकता है। तो आर्टिकल 14 ये बताता है कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या सुरक्षात्मक भेदभाव भी किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान आर्टिकल 14 में है कि भेदभाव किया जाएगा सुरक्षात्मक, और अफर्मेटिव एक्शन लिए जा सकते हैं, सकारात्मक कुछ कार्य किए जा सकते हैं किसी के लिए। अब इसके बाद में मैंने ये बताया इंदिरा नेहरू गांधी के केस में कि जो आर्टिकल 14 है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बीएस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर होने की वजह से आप आर्टिकल 14 को हटा नहीं सकते हैं कि नहीं साहब स्टेट गरीबों को कुछ सुविधाएं देता है, वो क्यों दे रहा है साहब, अमीरों को क्यों नहीं दे रहा, सभी बराबर है तो सभी को मिलनी चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको छीना नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। ये इंदिरा नेहरू गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एम नागराज के केस में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल इक्वलिटी इज़ द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। जो बराबरी है वो लोकतंत्र का तत्व है या लोकतंत्र की आत्मा है, बराबरी। ठीक है ना? बराबरी, हम मान लीजिए कि आप किसी को कुछ खास सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरे को कुछ खास सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो बराबर तो रहे नहीं दो लोग, और उन दोनों को ही फाइट हो रही है। तो जो आदमी मजबूत है, जिसने तो वो तो जीत जाएगा। तो इक्वलिटी जो है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का तत्व है कि सभी को बराबर के मौके मिलने चाहिए।
हैंस इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से कि लोकतंत्र की आत्मा है बराबरी, लोकतंत्र का तत्व है बराबरी, इस वजह से ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी बन जाती है बराबरी। इसका मतलब ये है इन दोनों केस के थ्रू कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसको अगर पार्लियामेंट लॉ बना के छीनना चाहे कि साहब बराबरी का अधिकार ख़त्म कर रहे हैं हम, या सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 14 में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम उनको समझेंगे। इतना तो अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तहत